अभी अभी ना पूछो हमसे कि मंजिल कहाँ है। अभी ना पूछो हमसे कि मंजिल कहाँ है। अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। ना हारे हैं ना हारेंगे कभी। औरों से नहीं, ये खुद से वादा किया है। तो Very हमारी good. पूनम, वाह वाह। अपने बारे में जैसे कि आप लोग सब जानते ही हैं, ऑलमोस्ट सभी जानते हैं कि मैं सिर्फ हेल्थ के लिए आई थी। तो हेल्थ के साथ साथ में यहाँ पे मेरी जो यहाँ पे वेल्थ। चले गए, रहने दो। जी, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ, आ रही है। ओके सर, ओके। आ रही है पूनम जी, आ रही है। ओके सर, ओके। तो जैसे कि मैंने यस। बताया कि हेल्थ के लिए आई थी मैं। और जब शुरू में मैम ने मुझे बताया, तो उस दौरान पे क्या हुआ कि सबसे जो बात मेरे दिल को लगी कि मैम ने जब मीटिंग की, मेरे को बताया कि लगता था कि यार ये सब कुछ है, ठीक है, होता होगा। बट मैम ने जैसे बोला कि आप फॉरेन ट्रिप भी जा सकते हो क्या अपने उससे, तो मुझे उस टाइम पे लगा कि नहीं यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता कि हाउस वाइफ जो किचन से, अगर वो शादी भी जाना है ना साड़ी लेने के लिए, तो हस्बैंड का पल्लू या हस्बैंड को बोलेंगे कि यार लेके चलो लेके चलो। उनका काफी सारा मतलब कहेंगे तब उनको टाइम मिलेगा, तब वो लेके जाएंगे। तो लगता था कि नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो अब जैसे कि फॉरेन ट्रिप पे मैं भी गई फरवरी में। तो वहां जाके मैंने जो मनीषा मैम है हमारे, मेरी जो डाउनलाइन है, उनसे मैंने वहां जाके जब मैं उतरी वहां पर, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार पिंच तो करो कि वाकई में हम यहाँ पर हैं या ऐसे ही सपनों में ही है। तो वहां जाके उन्होंने जब कहा कि नहीं नहीं रियल में है, तो यार ड्रीम तो पूरे हुए हैं मेरे। यहाँ पर आकर बहुत ड्रीम पूरे हुए हैं। और अभी तो ये शुरुआत है, जैसे कि मैंने कहा कि अभी तो कुछ किया ही नहीं मैंने, अभी तो बस चलना शुरू किया है। तो अभी तो बहुत कुछ बाकी है करना। और जैसे कि मैंने अपने ड्रीम को धीरे धीरे करके पूरा किया, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि सबसे पहला ड्रीम था मेरा कोट पैंट पहनना। वो बहुत अच्छा लगता था मुझे, बट पहन नहीं सकती थी। तो वो ड्रीम मेरा पूरा हुआ। और सेकंड फॉरेन ट्रिप का हुआ। थर्ड जो मेरा अगस्त तक कहा है कि ब्रेजा कार मेरे को चाहिए। और सबसे पहले ब्रेजा कार तो चलो आएगी, लेकिन मुझे क्या है अभी जो मेरे टीम मेंबर हैं, जितने भी मेरी टीम है, मैं चाहती हूँ कि वो लोग जब अपना अपना ड्रीम बताते हैं मुझे, तो मुझे उनको वही चीज अपने अंदर वो नजर आती है कि यार मैंने भी वो कभी ड्रीम सोचा था, तो वो पूरा हुआ। तो उसी तरह से मुझे अब ये सबसे पहले ये है कि जितने भी मेरे लोग हैं, उन लोगों का सबका ड्रीम पूरा कराना है मुझे सबसे पहले। अपने लिए बिल्कुल नहीं सोच रही, सबसे पहले मैं अपने लोगों के लिए सोच रही हूँ कि नहीं, उनको वहां तक लेके जाना है जहाँ तक वो जाना चाह रहे हैं। पहले क्या होता था कि मेरे को फैमिली से, अपनी मम्मा पापा से और अपनी सिस्टर से थोड़ा ज्यादा लगाव था। और अब क्या होता है कि अगर मीटिंग है और किसी के मम्मा का फोन आ रहा है या सिस्टर का आ रहा है, तो कट कर देती हूँ। लगता है कि नहीं, ये वेस्टीज फैमिली पहले, मतलब वेस्टीज फैमिली से बहुत प्यार हो गया है, मुझे बहुत प्यार हो गया है। और तो मेरी खुद की जो फैमिली है, वो साइड में कर दी, मतलब साइड से, मतलब वो दूसरे नंबर पे आती है। और सबसे पहले नंबर पे मेरी वेस्टीज फैमिली आती है। और ये सब मतलब जो अंदर से मेरे निकला है, जैसे कि आपने स्टोरी शायद सुनी होगी शुरू में, कि हाथी जब छोटा बच्चा होता है तो उसको एक रस्सी से बांधा जाता है। वो बहुत कोशिशें करता है तोड़ने की, वो नहीं नहीं तोड़ पाता। तो क्या होता है, वो धीरे 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 बड़ा हो जाता है, लेकिन वो माइंड में सोच लेता है कि ये जो बांधी गई है रस्सी, उससे मैं आजाद नहीं हो सकता। लेकिन हाथी जब वो बड़ा हो जाता है, लेकिन उसके माइंड में वही चीज रहती है कि ये रस्सी मैं तोड़ नहीं सकता, जबकि वो पूरा पेड़ भी उखाड़ सकता है, चाहे तो वो पता नहीं क्या से क्या कर सकता है। लेकिन उसने क्या अपनी एक सोच बना ली होती है कि नहीं, मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, मतलब मैं यहाँ से इसको तोड़ के नहीं निकल सकता। तो वही शायद मेरे अंदर भी था कि नहीं, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन थैंक यू करना चाहती हूँ लता मैम के लिए, बहुत 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 दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ मैम। आपने मेरी लाइफ थैंक चेंज यू। आपने मेरी लाइफ चेंज किया मैम। मतलब जैसे गौरव सर ने कहा कि लोगों की होती है 90 डिग्री, बट मैं खुद कहती हूँ कि मेरी 200 डिग्री चेंज हुई है यहाँ पर आके। और आपको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और ये चीज मैं अपनी टीम को भी बोलना चाहती हूँ कि यहाँ थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि अच्छी चीजें होने के लिए टाइम लगता है।
ऐसा नहीं कि हमने आज पेड़ लगाया और कल हम अमरूद का पेड़ लगाया है और कल हम अमरूद खा लें, ऐसा नहीं हो सकता। उसको थोड़ी केयर करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है, उसको बड़ा होने के लिए टाइम चाहिए। तो इसमें थोड़ा टाइम चाहिए, समझना पड़ेगा इस चीज के लिए। तो बस मैं अपने बारे में बस इतना सही बोलना चाहूंगी। बाकी हाँ, फॉरेन ट्रिप पे गए, बहुत मजे किए, आपने वीडियोस देखी होंगी। और आज मैंने शायद टी शर्ट भी यही पहनी है दिखाने के लिए कि थाईलैंड होकर आई हूँ। और कई लोगों को लगता है कि शायद है या नहीं है। कई लोगों ने, जैसे कि मनीषा मैम है हमारी, शायद बैठी है मैम, मनीषा जी पता नहीं है या नहीं, गौरव सर हैं, मनीषा मनीषा मैम। मैम अभी हमारे बीच में नहीं आई है। अच्छा, तो मनीषा जी के जितने भी रिलेटिव थे उन्होंने कहा कि झूठ है, ऐसे ही है। तो मैंने कहा यार, मतलब किसी को प्रूव करने की तो जरूरत है नहीं वैसे हमें, लेकिन मैंने उनको कहा कि आप एक काम करो, पासपोर्ट का अपना दिखाओ उनको। उन्होंने दिखाया, फोटो वगैरह भेजी, उनको व्हाट्सअप किया। तो वो खुद बोल रही हैं कि या मैं भी ऐसा ही कहती हूँ कि हमारी पूरी फैमिली में, चाहे मेरे मम्मा की फैमिली हो, चाहे मेरे यहाँ इन लॉज की फैमिली हो, सबसे पहले नंबर पे जो आके फौरन गई हुई, वो फर्स्ट नंबर पे मेरा नाम आता है। और ये सब हुआ है वेस्टीज के बदौलत से। और अभी तो शुरुआत है। और बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, कि मुझे और इतने अच्छे अच्छे लोग मिले हैं मुझे, इतने फ्रेंड, मतलब क्लोज फ्रेंड, जो कि शायद जल्दी से, तो इसलिए वो फ्रेंड नहीं बन पाए थे, लेकिन यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ्रेंडली सारा। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू वेरी मच। लता जी को बुला लो। हाँ जी, लता मैम को मैं बुलाना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज की। तो लता मैम के लिए धन्यवाद मैम, बहुत बहुत थैंक यू मैम। आइए मैम आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच पूनम जी। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लग रहा है, आप पूरे लीडर बन गए हो, सोच बढ़ गई है। थैंक यू मैम। बिल्कुल अच्छा लग रहा है देख के। और सारे लीडर बन गए, सारे लीडर मैं देख रही हूँ कि सब में नॉलेज। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। नीरज जी बैठी है, मैं देख रही हूँ कि आप सब लोग सब मीटिंग का वो ले रहे हो, मजे ले रहे हो, एक से एक लीडर आ रहे हैं। और आज जैसे आज मैं एक लीडिंग लेडी हूँ, एक और आपके बीच में ऐसी लीडिंग लेडी आ रही है जिन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया। और उनकी कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कैसे उनके फादर नहीं थे और उनकी मम्मी थी और भाई था, और थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि वो भी नहीं रहे, वो भी नहीं रहे। कैसे उन्होंने, एक अनमैरिड थी और कैसे स्ट्रगल किया। और आज वो हमारे बीच में आ गई है, सुरभि जी आ गई है। तो वो उनकी कहानी, उनकी जवानी सुनिए कि कैसी परिस्थितियों में भी वो डटी रही, लगी रही, और उन्होंने वेस्टिज में करके दिखाया। झांसी से बिलोंग करती हैं। आज उनको पहचान क्या मिली है, झांसी की रानी। आज उनको झांसी की रानी के नाम से बुलाया जाता है। तो मैं चाहूंगी उनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और बहुत ध्यान से सुनिएगा कैसे उन्होंने अपना एक लाइफ पार्टनर भी वेस्टिज से चुना। और हम आ गई हैं सुरभि जी, उनके लिए जोरदार तालियां। वेलकम, वेलकम वेलकम सुरभि जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है आज की प्रेजेंटेशन में। अब मैम आपकी आगे वॉइस का नहीं आ रही है। प्लेटफॉर्म लोग बहुत बेसब्री से आपका मैम सुरभि जी, आपका आपकी वॉइस आवाज बंद है। हेलो, वॉइस बंद है आपकी, वॉइस खोलो। गौरव देख रहे हो, अब तुम्हारे ऐसा तो बंद नहीं है। नहीं नहीं, मैम की वॉइस आई थिंक हम एक बार हाँ खुल गई, खुल गई। हाँ जी हाँ जी सर। हाँ सुरभि जी वेलकम आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। चलिए स्टार्ट करें सर। हाँ जी, यस यस सर। Good morning everyone and thanks for inviting me such a wonderful session. Thank you so much. I am Surbhi from Jhansi और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ मिलके। और जैसा कि मुझे अपने बारे में अपनी सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करनी है,
तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगी कि कहते हैं इंसान अपने जीवन में किसी ना किसी से बहुत ज्यादा इंस्पायर होता है, मोटिवेट होता है। तो वैसे ही मेरे जीवन में अब्दुल कलाम जी का स्थान है। और अब्दुल कलाम आजाद जी को आप सभी ने सुना भी होगा, जानते भी होंगे कि हमारे एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अब्दुल कलाम आजाद जी से इंस्पायर क्यों है कि इतनी गरीबी में साउथ में जन्म लेने के बाद भी उनका एक सपना था मिसाइल मैन बनने का, और उन्होंने वो पूरा किया और करके दिखाया। उनकी अगर आप लोगों ने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी हो, मैंने पढ़ी है, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इतना बेहतरीन उसमें अपनी जर्नी के बारे में लिखा है। तो ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो कि संघर्ष करता है उसके जीवन में भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो अपने जीवन को किस तरीके से उस चक्रव्यूह से बाहर निकालता है। तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बहुत शानदार लाइंस लिखी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वो आपको बताऊंगी तो आपको जरूर से उनसे इंस्पिरेशन मिलेगा, क्योंकि मैंने उनसे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन ली है। और उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें कही हैं कि खुदा ने कभी नहीं कहा कि आकाश का रंग नीला ही होगा, जिंदगी भर फूलों भरी राहें ही होंगी, कि सुख होगा तो कभी दुख नहीं होगा, आशा होगी तो कभी निराशा नहीं होगी, चांद होगा तो सूरज नहीं होगा, सुबह होगी तो शाम नहीं होगी। मीन्स जो जिंदगी है, हर व्यक्ति की जिंदगी के दो पहलू होते हैं, और उन परिस्थितियों से, उन पहलुओं से आप सामंजस्य कैसे बिठाते हैं वो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, आपको प्रभावित करता है, और वो बताता है कि आप जीवन में क्या सोचते हो और आप क्या कर सकते हो। और ये लाइंस इसलिए मुझे प्रभावित करती हैं कि वाकई में जिंदगी में आशा है, निराशा है, और ये दोनों सिक्के के दो पहलू हैं जो आपके साथ साथ चलते हैं। इसी को जीवन कहते हैं। जैसा कि अभी लता मैम ने भी बताया, मेरी छोटी सी जर्नी उन्होंने आपके साथ शेयर भी करी, और मैं इसको आपको पूरा बताऊंगी कि कैसे मैंने अपने जीवन में इन चीजों से ओवरकम करके अपनी लाइफ को वेस्टीज में सेटल किया। मैं 2 साल की थी जब मेरे फादर की डेथ हुई थी। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो मैंने अपने फादर को कभी नहीं देखा, क्योंकि 2 साल का बच्चा नहीं जानता, उसको ये चीजें उसकी मेमोरी में नहीं रहती हैं। मुझे भी अपने फादर का फेस याद नहीं है। जब मेरे फादर नहीं थे तो मेरी मॉम को उनके जीवन में केवल 2 ही व्यक्ति थे, मैं और मेरा भाई, और हम लोगों के जो पालन पोषण की जिम्मेदारी थी वो मेरी मदर पे थी। तो बचपन से उनका जो प्रीशियस टाइम था, जो पेरेंट्स का टाइम बच्चों को मिलना चाहिए, वो मुझे कभी नहीं मिला, क्योंकि उनके जीवन में वो संघर्ष ही करती रही हम लोगों को पालने के लिए। एक 300 रुपए की जॉब से उन्होंने स्टार्ट किया, ट्यूशंस की, स्कूल में पढ़ाया और हम लोगों की जिम्मेदारी ली। लेकिन कहते हैं कि जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदारी को निभाना भी एक ऐसा संघर्ष है जिसमें व्यक्ति धीरे 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 अपने आप को खोने लगता है। लेकिन मेरी माँ, मैं और मेरे भाई में अपने जीवन की खुशियों को तलाशती थी। छोटी छोटी चीजों में हम लोग खुशियां ढूंढते थे। जैसे जैसे बड़े हुए हमेशा ऐसा लगता रहा कि काश अपनी मदर को वो समय हम लौटा पाए। लेकिन कहते हैं जो व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता है, उसकी केवल यादें रह जाती हैं, उसकी अच्छी मेमोरीज रह जाती हैं, जिनको हम याद करके उस अतीत को जीना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब मैं 10 साल की थी, मेरा भाई 11 साल का था, एक रोड एक्सीडेंट में उसकी भी डेथ हो गई। उस समय आप कल्पना नहीं कर सकते कि मेरी मदर जो मेरे फादर को अभी उस दुख से नहीं निकली थी, एक और बहुत बड़ा दुख उन्होंने इतनी कम उम्र में देखा। और देखने के बाद वो बिल्कुल उनकी जो मानसिक अवस्था थी, उनका जो मेंटल बैलेंस था, आप समझ भी नहीं सकते कि किस दौर से वो गुजर रही थी। मैं भी 10 ही साल की थी, उस समय भी मैं इतना नहीं जानती थी कि अब जीवन का क्या होने वाला है। एक चीज जरूर दिखती थी कि मेरी मदर दुखी हैं और मैं ऐसा क्या करूं कि वो अपनी अवस्था से बाहर निकले। लेकिन मेरे पास जब फादर नहीं थे तब भी कुछ मैं उनके लिए नहीं कर सकती थी, और जब ब्रदर नहीं था तब भी मैं कुछ उनके लिए नहीं कर सकती थी। और मैं कहूंगी कि मेरी माँ इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उन्होंने अपने आप को उस स्थिति से भी बाहर निकाला, केवल मेरा चेहरा देख के कि मेरी बेटी है, अब मुझे इसके लिए जीना है। आप कल्पना कभी कर सकते हो? मैंने कहा सुख होगा तो दुख भी होगा, लेकिन जो इंसान केवल दुख देख के आगे बढ़ रहा हो वो कैसे सोचेगा कि अब उसके जीवन में कभी सुख भी आएगा। लेकिन कहते हैं
कि अगर आप सोच लेते हो, आप अपने दिमाग में वो चीजें कर लेते हो, आप प्रार्थना करते हो कि काश मेरे जीवन में भी वो चीजें हों, तो आप उसके लिए काम करते हो। मेरी मदर ने भी सोचा कि हस्बैंड नहीं है, लड़का नहीं है, लेकिन मेरी बेटी तो है। ये भी सोचना एक बहुत बड़ी बात होती है। जो लोग निराशा के भंवर में डूब जाते हैं और जब वो ये सोचते हैं कि कुछ तो करने के लिए है, ये उनके लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, जो मेरी मॉम ने मुझे देख के अपने लिए लिया कि मुझे अब अपनी बेटी के लिए जीना है। और मुझे देख देख के वो मुझसे केवल एक चीज कहती थी, बेटा लाइफ में इंडिपेंडेंट बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरी मॉम भी पढ़ी लिखी थी, लेकिन पेरेंट्स ने सोचा कि शादी करना जीवन का एकमात्र सॉल्यूशन है, शादी कर दो, लड़की अपने घर चली जाएगी और जिंदगी की उनकी मुसीबतें हो सकता खत्म हो जाएं, लेकिन जो झेलता है वो जानता है। मेरी मम्मी की मुसीबतें जरूर शुरू हो गई थी और फिर उन्होंने मुझे लेके अपने जो ड्रीम थे वो शेयर किए कि बेटा तुम्हें पढ़ना है, इंडिपेंडेंट बनना है, लाइफ में सेटल होना है, उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें सोचेंगे। मेरे लिए जो मेरी मॉम कहती थी, मेरे लिए वो चीज थी पत्थर की लकीर। हाँ, एक चीज जरूर रही कि उन्होंने मुझे कभी किसी चीज के लिए प्रेशराइज नहीं किया कि यही पढ़ना है, इसी फील्ड में जाना है, यही काम करना है। ऐसा मेरी मॉम ने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा जो आपको अच्छा लगे, आप जो एजुकेशन लेना चाहते हो, यू आर फ्री टू डूइंग समथिंग, और आप जिस कॉलेज में जो भी करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद मैंने प्रोफेशनल स्टडीज में मैंने एमबीए किया इंदौर से, देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी से, और उसमें मैंने टॉप भी किया। क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, मेरी जो मदर की इच्छा थी वो मुझे हमेशा लगता था कि मुझे हमेशा आगे निकलना है, और ये चीज बहुत ज्यादा मेरे अंदर घर कर गई थी कि कुछ करने के लिए बहुत बड़ा कुछ करना पड़ेगा, अपनी पहचान बनाने के लिए चीजें करनी पड़ेंगी। ये चीज बचपन से मेरे दिमाग में थी। जब मैंने एमबीए किया, मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ हैदराबाद में, और मैंने फिर कहा कि ऐसा लग रहा था हम लोगों की जिंदगी में कि सुख आने में अभी भी देर है, अभी दुख फिर भी हमारे दरवाजे को नॉक कर रहा है। जब मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ, माय मदर वाज वेरी हैप्पी। जिंदगी में कुछ काम अच्छे से कर पाऊंगी और मैं अपनी बेटी को अब टाइम दे पाऊंगी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो गई है। लेकिन कहते हैं ना, मैं फिर कह रही हूँ, दुख फिर आया। मेरी मदर की तबीयत खराब हो गई, उनको हार्ट प्रॉब्लम हुई, और हार्ट प्रॉब्लम भी छोटी छोटी नहीं थी, उनके हार्ट का साइज फैल गया था। और मैं भागते भागते उनको लेके नागपुर गई, स्पंदन हॉस्पिटल, बेस्ट हॉस्पिटल है हार्ट का, अगर आप सर्च करेंगे तो। और उसमें डॉक्टर थे मिस्टर एच.एम. मार्डिकर, और जैसे ही उन्होंने मेरी मॉम की कंडीशन को देखा, उन्होंने कहा सी हैज ओनली 24 आवर्स, अगर ये जिंदा रह जाती हैं तो ये आपके लिए एक मिरेकल है। अब सोचिए उस समय पे मेरी स्थिति क्या रही होगी। कहते हैं ना, रोने के लिए आंसू नहीं थे, हंसने के लिए तो जीवन में कुछ था ही नहीं। रोती तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, मैं क्या करूं। जब मेरी मॉम आईसीयू में गई, हो सकता है, मुझे लगता है भगवान को मुझ पे दया आ गई, 3 दिन वो आईसीयू में रही, और आईसीयू में रहने के बाद उनकी वो थोड़ा सा स्टेबल हुई, उनकी ट्रीटमेंट चला। उसके बाद लेकिन वो बिल्कुल बेड रेस्ट आ गई थी, बिल्कुल बेड पे हो गई थी, कोई काम अपने नहीं कर पाती थी, कोई भी चीज अपने आप से उठा नहीं पाती थी, इतनी ज्यादा वीकनेस थी। और डॉक्टर ने कहा था कि जितना इनको चला ले जा पाओ आप चला सकते हो, क्योंकि इनकी जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं। लेकिन मैं थैंक्स कहूंगी संतोष सर का कि उस समय वो एक देवदूत बन के मेरी जिंदगी में आए और उन्होंने वेस्टीज के फ्लैक्सीड ऑयल के बारे में बताया। और उस फ्लैक्सीड ऑयल को जब मम्मा को देना शुरू किया तो मिरेकल्स हुए, चमत्कार हुए मेरी जिंदगी में, और एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। मेरी मॉम उस फ्लैक्सीड ऑयल से उन्होंने 3 साल ज्यादा सरवाइव किया, और ये मेरे लिए एक कहूंगी कि बहुत बड़ा उस समय अचीवमेंट था कि मेरी मॉम 3 साल मेरे साथ और रह पाई। लेकिन मैं उन 3 सालों में मैं कैंपस सिलेक्शन वो तो मैं भूल ही गई थी कि मुझे अपनी जिंदगी में, क्योंकि मेरी मॉम से बढ़ के तो मेरे लिए कुछ था ही नहीं। एक और जिस कॉलेज में मैं पढ़ती थी उसमें मुझे मार्केटिंग की जॉब ऑफर हुई। आई सेड नो, क्योंकि मैं अपनी मदर को छोड़ के नहीं जा सकती थी। और मैं आपको बता दूं कि 2013 में मेरी मदर की भी डेथ हो गई। मैं बिल्कुल अकेली रह गई। लाइफ में ऐसा लगा अंधेरे के अलावा कुछ नहीं है, और अब क्या करना है जी के। जिसके फादर ना हो, जिसका भाई ना हो, जिसकी माँ ना हो, उसको जिंदगी ऐसे निकालने पड़े बिल्कुल अकेले, और वो भी एक लड़की।
जब एक लड़की, आप कभी कोई व्यक्ति जब अपने आप को मेरी जगह रख के देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। केवल कहने से कुछ नहीं होता। हम होते क्या है, बहुत सारे लोगों की स्टोरी सुनते हैं, लेकिन स्टोरीज को सुनना और जो व्यक्ति उसको झेल रहा होता है उसकी व्यथा को झेलना, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। वो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं चाहूंगी भी नहीं कि कोई भी व्यक्ति ऐसी स्टोरीज कभी अपनी जिंदगी में झेले जो कि मैंने अपने जीवन में देखा है। मेरी मदर की डेथ हुई, मेरे सारे रिलेटिव्स जो कि कभी नहीं आते थे क्योंकि उनको लगता था कि इनके घर में जेंट्स नहीं है, इनका कोई देखने वाला नहीं है, इनको देखेंगे तो पैसे से इनकी हेल्प करनी पड़ेगी, मेंटली इनको सपोर्ट करना पड़ेगा, कोई नहीं आता था। लेकिन सब बिल्कुल कुकर मुत्ते की तरह मेरे आगे पीछे इकट्ठे हो गए और एक ही चीज कहने लगे कि बस भाई अब तो मम्मी की भी डेथ हो गई है, 13वीं करके तुम्हारी शादी कर देते हैं। आई वाज शॉक्ड। मेरी मदर की डेथ हुई है और इन लोगों को लग रहा है कि एक ऐसा बोझ है जिसको इन्हें हटाना है और जल्दी से मेरी किसी भी व्यक्ति से शादी कर देनी है। मैं चाहूं ना चाहूं, मुझे पता नहीं है कि वो व्यक्ति कैसा है, बस उनको तो अपना बोझ हटाना था। क्योंकि चाहे अनचाहे मैं उनके लिए बोझ जरूर बन गई थी, क्योंकि अगर वो मेरे पास नहीं आते तो समाज उन पे नाम रख देता। मैंने हाथ जोड़ के उनसे कहा, अब इतने दिनों में आपने हमारे परिवार के लिए कुछ नहीं किया, अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी का जो होगा होगा, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं देखूंगी कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है। तब तक मेरी मॉम गवर्नमेंट जॉब में आ चुकी थी। तो एक साधन मेरे पास था कि लोग कहने लगे कि आप अनुकंपा नियुक्ति, जैसा कि मैं भी यूपी से बिलोंग करती हूँ, एक जनरल है कि मृतक आश्रित में आपको वो जॉब मिल जाती है, गवर्नमेंट जॉब, जिसके लिए लोग आज के समय में मारे मारे फिरते हैं। उस 50,000 की जॉब के लिए कई पापड़ बेलते हैं, चाहे वो महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। लेकिन वो जॉब मेरे हथेलियों पे थी, मुझे कुछ नहीं करना था, बीएड का एग्जाम देना था, टीईटी देना था और मुझे पता था कि वो मैं कर लूंगी। लेकिन मैं जब रात में सोती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि सुरभि, तुम्हें ये काम करना चाहिए, क्योंकि अगर ये बीएड की जॉब तुम्हारी मॉम तुमसे कराना चाहती तो वो तुम्हें इतने दूर अपने से इंदौर क्यों भेजती, तुम्हें इतना पढ़ने के लिए प्रेरित क्यों करती, तुम्हें क्यों बताती कि जीवन इस गांव से इतर भी कुछ है, तुम्हें क्यों वो इतना इंस्पायर करती कि बेटा तुम अलग जाके अपनी चीजों को दिखा के, अपने टैलेंट को बता के आप बहुत कुछ अपने जीवन में बड़ा कर सकते हो। आप एक कॉर्पोरेट बिजनेस में जा सकते हो, आप बिजनेस फैमिली से बिलोंगिंग करते हो, लेकिन एमबीए करके, जिसका मीनिंग ही होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आप एक बेहतरीन बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। तो ये बिजनेस कहाँ है? ये तो मैं एक जॉब करूंगी और उस जॉब में मैं ऐसे लोगों के साथ बंध जाऊंगी, ऐसे बच्चों के साथ बंध जाऊंगी जहां पे मेरे करने के लिए तो कुछ नहीं है, मेरे टैलेंट का वेस्ट हो जाएगा, मैं क्यों ये काम करूं। लेकिन मेरे रिलेटिव्स बराबर मुझे फोन करते थे, बराबर मुझे प्रेशराइज करते थे कि आप नहीं, तुमको ये जॉब तो करनी ही है, अदरवाइज तुम लाइफ में अकेली हो, तुम अपने जीवन को कैसे निकालोगे, भाई हम तो तुम्हारे एक लिमिट तक साथ दे सकते हैं। एंड आई सेड कि आपको मेरा साथ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक अकेली लड़की जब ये बात कहती है तो आप सोच सकते हो, लोग कहते हैं बहुत घमंड आ गया है, बहुत फ्रीडम चाहते हैं, बहुत अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझती हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, हम लोगों की बात नहीं सुनना चाहती हैं। जीवन में अगर कल को कुछ गलत हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन हो। तो मैंने एक ही चीज उनसे कही थी, मेरे जीवन की जिम्मेदारी आप मत लीजिए, क्योंकि जब आपने मेरे घर की जिम्मेदारी जब आपको लेनी थी, जब हम छोटे थे, तब आपने नहीं ली। अब मेरे जीवन की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ सकते हैं, मेरे जीवन का जो होगा मैं देख लूंगी। लेकिन हाँ, मैं आपको इंश्योर करती हूँ कि अगर मेरे जीवन में कुछ भी गलत घटित हुआ, उसके लिए मैं कभी भी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो हेलो हाँ जी मैम, अब आवाज आ गई। सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। Yes, ma'am.
तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे अपनी मॉम के लिए कुछ करना है, लेकिन रात में जब सोती थी तो एक चीज और भी समझ में आती थी कि जब मॉम ही नहीं है तो क्यों करना है। एक और मेरे पास तरीका था जो जनरली लोग इस्तेमाल कर लेते हैं जब वो अकेले हो जाते हैं और उनके पास वो मौका होता है, और वो मौका होता है सुसाइड करने का। ऐसा नहीं है कि मैंने उस बारे में नहीं सोचा, कईयों बार मैंने भी सोचा कि जीवन को खत्म करना ही नहीं है। कई रातें मुझे नींद नहीं आई और मैं ये सोचती थी कि क्या करूं, कैसे मैं मौत को गले लगा लूं और कैसे मैं अपने लोगों के पास पहुंच जाऊं और मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूं। लेकिन फिर मुझे याद आता था अपनी मम्मी का संघर्ष कि उन्होंने जब वो नहीं किया तो मैं क्यों ये करूं। मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन हमेशा ये याद आता था कि क्या करना चाहिए। कैंपस सिलेक्शन हाथ से निकल गया था, बीएड की जॉब मैं करना नहीं चाहती थी। मैं संतोष सर को मैंने फोन लगाया, उनको बुलाया, मैंने कहा सर मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि आप विस्टीज कर सकते हो, जिन सप्लीमेंट से आपकी मॉम 3 साल ज्यादा सरवाइव करी है, तो क्यों ना आप उसको एज अ कैरियर आप अपना लो। मैंने कहा सर ठीक है बिल्कुल। लेकिन जब उन्होंने मुझे ये प्लान समझाया, नेटवर्किंग समझाई, क्योंकि मैं नेटवर्किंग के बारे में कुछ नहीं जानती थी, तो मुझे एक चीज समझ में आई, सर मैं ये नेटवर्किंग कैसे करूंगी, क्योंकि जा जाके बताना, चीजें करना, क्योंकि जब आपका विजन क्लियर नहीं होता तो कोई भी व्यक्ति आपको कितनी भी अच्छी चीजें बताए, आपको ये चीजें सर के ऊपर से निकल जाती हैं, आपको समझ नहीं आती। मेरे साथ भी सेम प्रोसेस यही हुआ। तो मैंने उनसे कहा सर एक काम क्या हो सकता है, विस्टीज में क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं एक ऐसा बिजनेस कर सकूं जिसमें मुझे बाहर ना निकलना पड़े, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट हो और मेरे पास पैसा आए। उन्होंने कहा कि झांसी में 5 बीसीसीज बंद हो चुके हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वहां, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि झांसी में कोई भी व्यक्ति वेस्टीज को, डीसीसी को बेहतरीन तरीके से नहीं चला पा रहा है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वहां पे अपना बेस्ट दे सकते हो, तो व्हाई नॉट। मैंने कहा सर मैं इसको जरूर कोशिश करूंगी और देखिएगा इस डीएलसीपी को बेहतरीन बनाऊंगी। शुरुआत की, और जब शुरुआत की तो अपना 100% उस डीएलसीपी में लगा दिया। एक चेयर थी, बढ़िया बैठ के अपनी चीजें देखती थी, एम्प्लॉयज लगे थे, वो बिलिंग करते थे। लेकिन तब भी मेरे मन को सेटिस्फेक्शन नहीं था कि अभी भी मैं ऐसा कोई बिजनेस नहीं कर रही हूँ जिसमें मेरे पर्सनालिटी में कोई निखार आए, या मैं लोगों के लिए क्या कर रही हूँ। मैं केवल एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं उनको प्रोडक्ट्स दे रही हूँ, वो मुझे पैसा कंपनी की तरफ से कमीशन आ रहा है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में क्या कर रही हूँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा क्या करना चाहिए। मैंने कहा सर ये तो फील्ड मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत सारे अनएजुकेटेड लोग आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे ज्यादा कमा रहे हैं नेटवर्किंग के माध्यम से, लेकिन मुझे इस कॉन्सेप्ट में, जो ये डीएलसीपी में मैं बैठ गई हूँ, मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा, मुझे कुछ करने के लिए नहीं। उन्होंने कहा मुझे पता था कि तुम ये सवाल, ये क्वेश्चन एक दिन ना एक दिन मुझसे जरूर करोगे, और मैंने उनसे किया। और उन्होंने कहा अब टाइम आ गया है कि नेटवर्किंग को आप बेहतरीन तरीके से समझो और वेस्टीज में अपना अपना एक लक्ष्य बना के अपने आप को प्रूव करो। मैंने उनसे समझा वेस्टीज का प्रोडक्ट्स के बारे में, तो चूंकि डीएलसीपी में काम कर ही रही थी, लेकिन प्लान को गहराई से समझा। और जब प्लान को गहराई से समझा तो एक चीज समझ में आ गई कि इस प्लान में सब कुछ है। सब कुछ का मतलब है कि जो जो चीजें आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखी, एक मिडिल क्लास फैमिली अपने जीवन को लेके क्या सोच सकती है, वो सब कुछ इस प्लान में मिलता है। जैसे कि आप एक बेहतरीन गाड़ी के बारे में सोचते हो, वो भी वेस्टीज से आपको मिलती है। आप एक बेहतरीन बंगले, बेहतरीन घर के बारे में सोचते हो, वो भी आपको वेस्टीज के माध्यम से मिलता है। आप बहुत सारी फॉरेन ट्रिप के बारे में सोचते हो, इस हिंदुस्तान से बाहर निकलने के बारे में सोचते हो, अच्छी अच्छी जगह को देखने के बारे में सोचते हो, वो भी आपको वेस्टीज से मिलता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा स्ट्राइक मुझे किया वो थी वेस्टीज की पैसिव इनकम, रेजिडुअल इनकम। और वो क्यों? क्योंकि जब उन्होंने मुझे बताया कि ये वो इनकम है जो आप ये अब हेलो।
सुबह मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो मैम, आपकी वॉइस कट हो गई है। आ जाएगी, लगता है कोई नेटवर्क इशू होगा। फ्रेंड्स, जब तक सुरभि जी आती हैं तब तक हम कुछ बात करते हैं। उनका नेटवर्क हो सकता है कि कोई इशू हो गया हो। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस, सुबह मैम आ गई है हमारे बीच में। मैम आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। यस हेलो। यस मैम, थैंक यू। हाँ जी, तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि मैंने उनसे बस एक ही क्वेश्चन किया कि सर ये कैसे पॉसिबल है कि किसी बिजनेस में या किसी जॉब में अगर आप अपनी अटेंडेंस नहीं देते हो तो कैसे वो पैसा आना पॉसिबल है। लेकिन जब उन्होंने बताया कि जब आप एक ऐसे नेटवर्क को तैयार करते हो और नेटवर्क काम करना बंद नहीं करता, तब आपके पास वो जो इनकम है जिसको पैसिव इनकम बोलते हैं वो आती रहती है, तो तब मुझे लगा कि वाकई में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। और तब मैंने ये भी सोचा कि काश मेरे पेरेंट्स के पास, मेरे फादर के पास, मेरी मदर के पास वो अपॉर्चुनिटी होती और वो उसको ग्रैब करते और वो हम लोगों के लिए कुछ बेहतर कर पाते, तो क्यों ना मैं वो काम करके अपनी अपकमिंग जनरेशन के लिए एक रोल मॉडल सेट करूं और मैं ऐसे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दूं जिससे वो भी इस इनकम को ले पाए। और ये मेरे लिए मील का पत्थर साबित हुई और मैंने आज से 4 साल पहले वेस्टीज को करना शुरू किया सीरियसली। मैं इसमें डायरेक्टर बनी, सिल्वर गई, स्टार गई, डायमंड। एक चीज समझ में आ गई, आज यूसीडी हूं, एक चीज समझ में आ गई कि वेस्टीज आपको क्यों करनी है। और जब वाई क्लियर हो जाता है तब आप अपना 100% उसमें देना शुरू कर देते हैं, जैसा कि मैंने दिया। और सबसे बड़ी बात कि जब आप करना शुरू करते हो तो आपको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं और जब तक आपको प्रॉब्लम्स नहीं आती इट मींस कि आप काम ही नहीं कर रहे होते। जब मैंने इस काम को करना शुरू किया तो वही मेरे जो अपने लोग थे उन्होंने मुझसे एक ही चीज कही, बस फिर तुम बेवकूफ बन गई, अभी बैठ के ऑफिस चला रही थी, अब कहाँ फील्ड में मारे मारे घूमोगी। कोई स्पायरुलिना कहता था, कोई नोनी कहता था, कोई ये कहता था, ये काम होने वाला है ही नहीं। क्योंकि मैं जैन कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, सारे से ज्यादा बिजनेस फैमिलीज होती हैं और उन्होंने मुझे एक एडवाइस भी दी और वो एडवाइस जनरली सबको मिल भी जाती है, भैया अब शादी कर लो, अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं करोड़पति घर से, तुम्हें करना क्या है, आराम से बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अच्छे गहने कपड़े पहनो, घूमो फिरो, तुम्हें क्या करना है ये सब करके। मैंने कहा कि यही सोच के मेरी मॉम ने मेरे फादर से शादी की होगी, यही सोच के। लेकिन क्या उनकी लाइफ वैसे स्मूथली चली जैसे कि हम अपनी लाइफ में सोचते हैं कि गहने कपड़े अच्छे खाने से क्या जिंदगी आपकी सिक्योर हो जाती है? मैंने कहा जो काम पढ़े लिखे होने के बाद मेरी मॉम के पेरेंट्स ने किया, मेरी मॉम वो काम कभी करना नहीं चाहती थी, तो मैं वो काम क्यों करूं? मैं उनकी बेटी हूं, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे अपना नाम बनाना है और मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकूं, खुदा ना खास्ता अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो। और दूसरी चीज मैंने उनसे ये भी कहा कि जब मुझे जरूरत थी आपके सपोर्ट की तब आपने मेरा साथ नहीं दिया, अब मैं अपने जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन में आपकी मुझे जरूरत नहीं है, मैं कुछ अपने लिए बेहतरीन देखूंगी। और एज अ लाइफ पार्टनर मुझे संतोष जी मिले जो कि इसी फील्ड में है, यूसीडी है, हम लोग कपल बिजनेस करते हैं और सबसे अच्छी चीज मुझे अपनी लाइफ में मिली। लेकिन जब बात आती है स्ट्रगल की, तो जब मैंने अकेले डायमंड तक आने के लिए जो स्ट्रगल किया
वो बहुत बड़ा था, क्योंकि मैं अकेली थी और लोगों को हमेशा ऐसा लगता था कि ये अकेली है, ये अपने जीवन में क्या कर लेगी। तो कहते हैं ना, टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, आपको बेचारा कहने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, आपको डिमोरलाइज करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, और वो एक ही चीज कहते हैं कि भाई ये चीज आपके लिए नहीं बनी है, ये आप मत करो, ये बेकार है। पहला पे आउट कितना आया था, 100 रुपए का, करोगे क्या, इससे क्या जिंदगी निकलेगी, डीएलसी भी चल रहा है, आराम से बैठ के उसी में इनकम लो। लेकिन मैं थैंक्स कहूंगी संतोष सर का, जिन्होंने हर समय मुझे इंस्पायर किया कि नहीं, अगर 100 रुपए आए तो 1000 भी आएगा, 10,000 भी आएगा, 1 लाख भी आएगा, लेकिन उसको करने के लिए आपको निरंतर चलना पड़ेगा, और उस चलने के लिए गोल सेट करने पड़ेंगे, और उसको चलने के लिए वेस्टीज में 3 से 5 साल का जो समय है वो आपको देना पड़ेगा, वेस्टीज में ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। लेकिन जब मैंने एमबीए किया था तब नेटवर्क मार्केटिंग हम पढ़ाई नहीं जाती थी। मैंने मार्केटिंग प्लस बिजनेस इकोनॉमिक्स से डुअल स्पेशलाइजेशन किया एमबीए में, लेकिन कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं पढ़ा। हाँ, लेकिन उन्होंने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जिसमें आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हो सफल बनने की, और किस तरीके से उनको आगे बढ़ना है, आप उनको एक रोजगार का साधन दे सकते हो। ये चीज जरूर दिमाग में क्लिक की थी, और अब तो हम देख भी रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग सब्जेक्ट्स में भी आ गए हैं। दूसरी चीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी नेटवर्क मार्केटिंग का चैप्टर है। तो अब तो बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो उस चीज को लेके समझ सकते हैं कि सही शुरुआत नेटवर्क मार्केटिंग की कैसे होती है। लेकिन लोग इतना ज्यादा नेगेटिव होते हैं, इतना ज्यादा सोचते हैं जैसे कि उनका लाखों करोड़ों रुपया नेटवर्किंग में लगने वाला हो, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि किसी चीज को करने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है। जैसे कि मैंने सोचा, जब मैंने शुरुआत की, ये शुरुआत क्या की, जब मैं सोचती थी कि मेरे कुछ ड्रीम हैं, और ड्रीम जब आपके होते हैं, जब आपके सपने होते हैं, तो आप सोचते हो कि उन सपनों को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए। और जब जो मेरा ड्रीम था कि मेरी मॉम जब 300 रुपए की नौकरी करती थी, जब मैं किसी को गाड़ी से जाते देखती थी तो मैं भी सोचती थी कि मेरे पास एक बेहतरीन कार हो, लेकिन लोग कहते थे हो सकता है शादी ऐसी जगह हो जाए कि एक अच्छी कार मिल जाए, एक अच्छा घर मिल जाए, शायद। और जब आपके ड्रीम में शायद लग जाता है तो वो ड्रीम कभी पूरा नहीं होता, वो ड्रीम ड्रीम ही बन के रह जाता है, क्योंकि उसमें शायद लगा है, उसमें आपका कुछ नहीं लगा है। तो मुझे हमेशा ये था कि क्या सुरभि तुम ऐसा अपनी जिंदगी में कभी करोगी कि तुम्हारे पास खुद की कार हो, खुद का घर हो, तुम बहुत सारी फॉरेन ट्रिप करो, बेहतरीन एक लैविश लाइफ हो। लेकिन वेस्टीज ने मुझे वो सारी चीजें दी। वेस्टीज से हमने 2 गाड़ियां ली, बेहतरीन फ्लैट लिया, कई सारी फॉरेन ट्रिप वेस्टीज से लिए, बेहतरीन इनकम वेस्टीज से हम ले रहे हैं, एक लैविश लाइफ को अपने इंजॉय कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जब किसी सपने को देखते हो तो क्या उस सपने को पूरा करने के लिए आप कुछ करते हो। जनरली जो लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं वो यही नहीं करते, वो अपने गोल सेट नहीं करते, अपना एक ड्रीम नहीं लिखते, अपना एक ड्रीम नहीं बनाते, बस वो एक चीज सोचते हैं, शेख चिल्ली के सपने देखते हैं। और शेख चिल्ली की कहानी सबको पता है, एक छीका लटका हुआ होता है, और जब वो छीका लटका हुआ होता है तो उसमें वो हमेशा चीजें, वो कहता है कि बस मैं सोऊंगा, वो काम करेगा। वो जो छीका है उसमें आपने देखा होगा कि उससे जो दूध बनेगा, दूध से दही बनेगा, हमारे पास बहुत सारी भैंसें बकरियां आएंगी, उससे मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, मैं एक सुंदर सी लड़की से शादी करूंगा। ये शेख चिल्ली के सपने सब जानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कहा जाता है कि 95% लोग असफल हैं और 5% लोग सफल हैं। उसका रीजन यही है कि जो 95% लोग हैं वो शेख चिल्ली वाले सपने देखते हैं। अगर वो रियल वाले सपने देखें तो वो 5% की कैटेगरी में ऑटोमेटिकली आ जाए, लेकिन वो आना नहीं चाहते, वो कुछ करना नहीं चाहते, वो केवल आराम करके वो सपने देखना चाहते हैं। और जैसे ही नींद टूटती है वो सपना खत्म हो जाता है, और वो सपना खत्म हो जाता है, छीका टूट जाता है, ना गाय आती है, ना भैंस आती है, ना बकरी आती है, ना ही सुंदर सी बीवी आती है। बस एक काम जरूर होता है कि जब वो उठते हैं तो उनको अपने जीवन की जो कितने mm की जो पिक्चर है, वो जो रियलिटी है लाइफ की, बस वो दिखती है और उनका जीवन वहीं खत्म हो जाता है। मेरा हमेशा एक मानना है कि हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है कुछ करने के लिए, कुछ दिखाने के लिए।
हर किसी व्यक्ति की परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों से ओवरकम करके कैसे आप अपने जीवन को मोटिवेट कर सकते हो। मेरे साथ भी अलग अलग परिस्थितियां थी, मेरे पास भी विकल्प थे, मेरे पास भी विकल्प था अपनी जिंदगी को खत्म कर लेने का, मेरे पास भी विकल्प था अपनी परिस्थितियों से भागने का, मेरे पास भी विकल्प था मैं कुछ नहीं करती, मैं बेचारी बन के रह जाती। क्या होता, लोग यही तो कहते, सही तो है, फादर नहीं है, भाई नहीं है, माँ नहीं है, क्या करे बेचारी लड़की, क्या करना चाहिए इसको। मेरे पास भी विकल्प था शादी करके घर बैठने का, मेरे पास भी विकल्प था कि मैं क्यों ये सब करूं, किसके लिए करूं। लेकिन हर व्यक्ति की एक अपनी जिंदगी होती है, हर व्यक्ति की एक अपनी लाइफ होती है। अगर वो चाहे कि उसको अपनी जीवन को बेहतर नहीं बेहतरीन करना है, कुछ अलग करना है, तो उसको करने के लिए उसको क्या करना चाहिए। तो ये चीज मैंने वेस्टीज में सीखी है, और वेस्टीज में मुझे बेहतरीन अपलाइन मिले संतोष सर के रूप में, बेहतरीन मेरी डाउनलाइंस मिली, जिन्होंने मेरे सपनों को समझा, मेरे स्ट्रगल को समझा और मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। और बेहतरीन मैनेजमेंट मिला, जिस मैनेजमेंट ने हमेशा मुझे इंस्पायर किया कि नहीं आप ये कर सकते हो। वो कहते थे मुझसे कि तुम्हारी स्टोरी से मैं इंस्पायर होता हूँ। दीपक सूद सर, वो हमेशा इस चीज को एडमायर करते थे कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो, अगर आप अपने आप को सेट कर लेते हो तो कई लोगों के लिए ये कहानी एक मील का पत्थर साबित होगी, कि जिसमें एक अकेली लड़की भी, एक अनमैरिड लड़की भी अपने आप को एक अच्छी जगह पे स्थापित कर सकती है। नेम और फेम आपको मिल सकता है, और मुझे वेस्टीज ने नेम, फेम, लेविश लाइफ हर चीज दी। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ वेस्टीज का कि मुझे इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला। मैं शुक्रगुजार हूँ संतोष सर के कि उन्होंने मुझे सही समय पे सही दुनिया से रूबरू कराया, जो अपॉर्चुनिटी बहुत सारे लोगों को नहीं मिलती है और वो अंधेरे में खो जाते हैं। उस अंधेरे में खोने से मैं बच गई, अपनी लाइफ को खत्म करने से मैं बच गई, और आज के समय में मुझे लोग झांसी की रानी के नाम से जानते हैं। और इसका रीजन केवल एक है कि आप जब अडिग हो जाते हो अपने लक्ष्य पे, अपने गोल को सेट कर लेते हो, अपने ड्रीम को फुलफिल करने में लग जाते हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस ड्रीम को पूरा करने से नहीं रोक सकती। और यही मेरी एक छोटी सी दास्तान है दोस्तों, जो मैंने आपको सुनाई। आशा करती हूँ कि जरूर से आपको लगा होगा कि आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है जितना हम सोचते हैं। उन प्रॉब्लम्स को दूर करके हम अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और बहुत अच्छी एक रंगीन दुनिया के सपने देख सकते हैं, उन लोगों को दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। गौरव, थोड़ी पिक्स Yes. लगा दो जरा, थोड़ी सी पिक्स लगा दो सुरभि जी की। ओके ओके। Thank you very much, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you so much, ma'am. थैंक यू so much, ma'am. Good morning, Surbhi ma'am. Good morning, Hats off, ma'am. You are great. Thank you, ma'am. Thank you. आपको सैल्यूट है। Thank you so much, थैंक यू मैम, थैंक यू। ma'am. सुरभि जी आप बताते रहिए कहाँ की हैं। हाँ सर, ये बाली की है सर, इंडोनेशिया। Awesome leader. हाँ थैंक यू मैम। ये सर इंडोनेशिया की है, बाली की। मालती मैम हमारे साथ है। जी। ये भी सर बाली की ही पिक्चर्स है। मेरी फर्स्ट फॉरेन ट्रिप थी बाली, इंडोनेशिया की। ये आई थिंक दुबई की हाँ ये सर दुबई की है ना। हाँ जी, ये दुबई की है सर, यास वायसरॉय। बेहतरीन होटल। कितना आनंद आया था वहां घूम के। बहुत ज्यादा फरारी वर्ल्ड। हाँ जी ये है लग्जरी लाइफ। बिल्कुल सर, बहुत एंजॉय किया था, बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। यस सर, पैरासेलिंग बहुत मजेदार ट्रिप थी ये वाली, पटाया की, जो हम लोगों ने साथ में एंजॉय की थी। यस सर, पटाया की बहुत ही बेहतरीन ट्रिप थी। और सर क्रूज मैं तो भूल ही नहीं सकती, इसमें इतना ज्यादा एंजॉय किया था।
इतना लाइफ ज्यादा का रेन डांस किया था। लाइफ अचीवमेंट है, अचीवमेंट ये बिल्कुल सर, क्रूज बिल्कुल पे जाना सपना होता है। सपना होता है, अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स है ये, और ये जीवन में जिसने जी लिए उसके बाद आप फिर किसी और चीज की तमन्ना ही खत्म हो जाती है। क्रूज की बेहतरीन पिक्चर्स थी और बहुत मजा आया था। मलेशिया, इस क्रूज को पहली बार देखने के लिए हमारे दिल सूख गए थे, कब ये बिल्कुल दिखाई दे। सर, ट्विन टावर। पैराग्लाइडिंग, जी सर, ये दुबई की है सर। नई नई शादी हुई थी जब सुरभि जी की। बिल्कुल बिल्कुल मैम, जब दुबई गई थी तब हनीमून ट्रिप ही था वो। बिल्कुल लोगों का सपना होता है हनीमून फॉरेन में हो। बिल्कुल ना सर, और वो वेस्टेज सपना, वाले तो हर साल ही फॉरेन ट्रिप चले जाते हैं। और सर आप तो अपनी एनिवर्सरी में हमेशा ही पूरा करते हैं। एनिवर्सरीज आप फॉरेन ट्रिप भी एंजॉय करते हमारी हैं। एनिवर्सरी वही होती है। हाँ वही खैर, ये भी इससे बहुत पहले अच्छी कि हम बात है। सिमरन को बुलाएं और वो क्वेश्चनियर सेशन करें, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। सुरभि जी ने देखिए कितना अच्छा लाइफ में आपको बताया, कितनी सारी स्ट्रगल होने के बावजूद आपने वेस्टीज को करने का निर्णय लिया। बहुत लोग होते हैं जो छोटी छोटी चीजों के ऊपर सेक्रीफाइस कर लेते हैं और बोलते हैं नहीं पहले मुझे पहले खाने का जुगाड़ कर लूं, पहले नौकरी का जुगाड़ कर लूं, पहले मकान के किराए का जुगाड़ कर लूं तो वेस्टीज करूंगा। लेकिन आपने सबसे पहले ही लाइफ में वेस्टीज को ज्वाइन करा और वेस्टीज को अपना कैरियर बनाया। तो सुरभि जी मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आज के टाइम में अगर आप कंपैरिजन करें बाकी बिजनेस से, क्योंकि आपकी फैमिली में आपने बताया सारे ही लोग बिजनेस करते हैं, तो आज के टाइम में आपको क्या लगता है कि अगर हम सिक्योरिटी पर्पज से देखें तो वेस्टीज के अंदर सिक्योरिटी ज्यादा नजर आती है या बाकी बिजनेस में सिक्योरिटी ज्यादा नजर आती है? देखिए, वेस्टीज के बिजनेस में सिक्योरिटी का एक रीजन है कि जो आप अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। बेसिक क्या होता है, हम इसमें पैसे के इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते, हम इसमें टाइम के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। और जब आप इसमें अपने 3 से 4 साल देते हैं तब होता क्या है कि एक बेहतरीन नेटवर्क बनता है, और वो जो टाइम इन्वेस्टमेंट आप करते हो वो नेटवर्क ही आपका एक बहुत बड़ा एसेट होता है, वही आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और जो वो एसेट होता है वही आपको एक सिक्योरिटी देता है। जैसे कि मैंने कहा कि वेस्टीज आपको एक पैसिव इनकम देता है, और उसको लाइफ ऑफ बिजनेस कहा जाता है। वो लाइफ का एक ऐसी इनकम होती है कि जब आप इस दुनिया में नहीं होते, कमाने वाला व्यक्ति इस दुनिया में नहीं होता, और उस इनकम को आपके नॉमिनी, आपके लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, तब आपको भी ऐसा लगता है कि आप एक बेहतरीन लाइफ उनको देके जा रहे हैं। जनरली लोग सोचते हैं कि हम बीमा पॉलिसीज कर लेंगे, आरडी एफडीज कर लेंगे, लेकिन उसके लिए भी प्रीमियम भरना पड़ता है, उसके लिए भी आपको चीजें देनी पड़ती हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि कभी आरडी एफडीज या बीमा पॉलिसीज करके क्या आप अपने और अपने लोगों की लाइफ को इतना सिक्योर कर सकते हो कि उनको जिंदगी भर किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि नेटवर्क जो आपने एक एसेट बनाया है, उस एसेट के साथ आप अगर काम करते हो, क्योंकि हमारे वेस्टीज में ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं कि जिनके हस्बैंड या जिनके भाई इस दुनिया में नहीं रहे और वो एक बेहतरीन इनकम ले रही हैं, तो वेस्टीज ने प्रूफ किया है कि पैसिव इनकम के रूप में एक सिक्योरिटी की इनकम वेस्टीज आपको देता है। तो अदर बिजनेस से अलावा वेस्टीज आपको ज्यादा सिक्योरिटी देता है। और नए समय में हम 2 महीने में ये चीज प्रूव भी की है वेस्टीज ने। आप देखिए कोविड-19 चल रहा है और बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए हैं। आप देखिए कि आप दुकानें नहीं खुल रही हैं, सैलून बंद है, स्पा बंद है, पार्लर्स बंद है, रेस्टोरेंट्स बंद है, बार्स बंद है। आप सोचिए सारे बिजनेस ही तो है, इनके सारे बिजनेस खत्म हो गए, तो हम उसको कैसे सिक्योरिटी की इनकम माने? लेकिन अगर हम बात करें वेस्टीज की, तो हम और आप ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, हम और आप ऐसी मीटिंग्स करके अपने बिजनेस को बढ़ा पा रहे हैं। वेस्टीज ऐसी स्कीम्स दे रहे हैं, वेस्टीज जैसे आप सोचिए कि कोविड-19 में भी वेस्टीज अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है, वेस्टीज इम्यूनिटी बूस्टर कितने बेहतरीन प्रोडक्ट दे रहा है। तो हमारे लिए सिक्योरिटी वेस्टीज ने शुरू से डिसाइड करके रखी है, और वो सिक्योरिटी आज के प्लेटफॉर्म पे, आज के इस महामारी के दौर में भी हम देख रहे हैं। तो इससे ज्यादा सेफ और सुरक्षित बिजनेस जो आप घर में बैठ के कर रहे हो, वो दूसरा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि हर बिजनेस में आपको बाहर निकलना है, लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप ऑनलाइन कनेक्ट होके भी आप अपने बिजनेस को एक नई दिशा दे पा रहे हैं।
थैंक यू सर। हाँ, बहुत अच्छा मुझे लगता है ये जवाब है। हाँ, मैं कुछ बोलना चाहूंगी। लता जी बोल रही हैं कुछ। हाँ जी, हाँ बोलिए। सुरभि जी के लिए मैं सैल्यूट करती आपका हूँ। आपका ऊपर और प्रेग्नेंट होने के बाद भी, और मतलब कि ये देखिए, प्रेग्नेंट होने के बाद भी नेक्स्ट मंथ मतलब खुशखबरी सुनने वाले हो आप, उसके बावजूद भी इन्होंने हमें टाइम दिया, तो बहुत दिल से वो है आपका। मैम हमेशा हमेशा मैम यही चीजें तो हैं जो लोगों को, मुझे खुद को मोटिवेट रखती है कि मैं ऐसे समय में भी बिजनेस को भी कर पा रही हूँ और अपने लोगों से कनेक्ट भी हो पा रही हूँ। बिल्कुल, कुछ लेडीजों के लिए ऐसा मैसेज दीजिए कि इतने समय, ऐसे समय भी आप कर रहे हो, तो कुछ ऐसा मैसेज लेडीज को दीजिए। लेडीज चाहे तो क्या नहीं कर सकती। बिल्कुल मैम, और मैं कहूंगी कि देखिए, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीमार हैं, आप एक नए जीवन को जन्म देने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो ये काम कर रही हूँ, मेरे बच्चे भी, क्योंकि बच्चे हैं, मेरे ट्विंस हैं, तो मैं ये कहूंगी कि बच्चे भी सुन रहे हैं और सुन के वो भी सोच रहे होंगे कि मम्मा कुछ अलग कर रही है, क्योंकि अब तो इस मंथ में बच्चे भी सुनने लगते हैं, उनका ब्रेन भी डेवलप होने लगता है और वो भी सोच रहे होंगे कि बाहर निकल के इस दुनिया को देख के मुझे भी कुछ ऐसा करना है जो मेरी मदर कर रही है। तो मैं उन्हें एक पॉजिटिव व्यू में लेके जा रही हूँ। मैं वो के अंदर बैठ के समझ रहे होंगे कि कुछ तो ऐसा है जो बाहर आके मुझे करना पड़ेगा, दुनिया को हिलाना पड़ेगा। तो मैं सब लेडीज से कहूंगी कि अगर आप अपने जीवन में कुछ नया, आपके जीवन में कुछ नया हो रहा है तो उसको भी एंजॉय करना चाहिए। बस खुशी खुशी अपने चेहरे पे स्माइल लाके, आप जिस भी स्थिति में हो, आपको उस स्थिति को एंजॉय करके अपनी लाइफ को और अपने लोगों को एक मैसेज देना चाहिए कि ये स्थितियां हर लेडीज के साथ आएंगी और आनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा आप एक नए जीवन को जब जन्म देते हो तो आपका भी एक नया जन्म होता है। और सबसे बड़ी बात कि आप एक बेहतरीन काम कर रहे हो, आप जो इस बच्चे को दुनिया के सामने ला रहे हो, तो वो भी एक आपके पास एक सफलता है। तो मैं चाहूंगी मेरे बच्चे भी आगे चल के इंडस्ट्रीज में ओके सर और लता मैम शायद थोड़े से वॉइस इशू है। गुड मॉर्निंग मैम, मैं नीतू सेंगर, डायमंड डायरेक्टर गाजियाबाद से। और रियली हैट्स ऑफ, आज आपकी स्टोरी ने ना रोंगटे भी खड़े कर दिए। और हम लोग तो बहुत फेवरेबल कंडीशंस में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, बट आपने इतनी अनफेवरेबल कंडीशंस में बिल्ड किया, इसके लिए आपको सलाम है। और आपकी आज स्टोरी ने जो थोड़ा बहुत कभी कभी डिमोटिवेशन हम में या हमारी टीम में आ जाता है, आज के बाद वो